भारत के इतिहास में ऐसी कई महान विभूतियां हुई हैं जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई आज भी हमें प्रेरणा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अपनी हाजिर जवाबी और हास्य से न केवल दरबारियों को बल्कि खुद महाराज को भी चकित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेनालीराम की। उनकी अनोखी सोच, अद्भुत बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी कहानियों ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे तेनालीराम के जीवन की प्रेरणादायक यात्रा और उनके चतुराई भरे किस्से जो आज भी हमें हंसाते और सिखाते हैं। तो आइए तेनालीराम की कहानी में डूबकर उनकी अद्वितीय प्रतिभा को सलाम करें। तेनालीराम, जिनका असली नाम रामलिंगम था, का जन्म 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गांव गरलापाड़ू में हुआ था। यह गांव प्रकृति की सुंदरता और साधारण ग्रामीण जीवन का प्रतीक था। रामलिंगम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। उनके पिता का नाम गरलपाटी रामैया था, जो एक विद्वान पुजारी थे। हालांकि रामलिंगम के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी माता लक्ष्मम्मा ने अकेले ही रामलिंगम का पालन पोषण किया। जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण रामलिंगम को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल सका। उनके गांव में शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं था और आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनकी मां उन्हें किसी अच्छे विद्यालय में नहीं भेज पाई। लेकिन रामलिंगम का मन बाल्यावस्था से ही तीव्र और कुशाग्र था। तेनाली का वातावरण अत्यंत साधारण था। रामलिंगम को खेतों में काम करना पड़ता, घर के छोटे मोटे कामों में मां का हाथ बटाना पड़ता और जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव के अन्य बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करके बेचना पड़ता। गरीबी के बावजूद रामलिंगम के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उनकी चतुराई बचपन से ही झलकती थी। हालांकि रामलिंगम औपचारिक शिक्षा से वंचित थे, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा का अथाह सागर था। वे गांव के बुजुर्गों और पंडितों से कहानियां सुनते और उन कहानियों से ज्ञान प्राप्त करते। उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति, लोगों और उनके व्यवहार का गहराई से अवलोकन करना शुरू किया। तेनालीराम को पाठशाला का विधिवत अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ था, पर उनकी सीखने की तीव्र इच्छा और ज्ञान के प्रति धुन के कारण उन्हें कई बातें स्वतः ही समझ आ जाती थीं। पहले शिव भक्त होने के कारण वैष्णव अनुयायियों ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक महान संत ने उन्हें काली की पूजा करने की सलाह दी। कहा जाता है कि संत की बात मानकर तेनालीराम ने देवी काली की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी काली ने उन्हें दर्शन दिए और उत्कृष्ट हास्य कवि बनने का वरदान दिया। इस वरदान ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। तेनालीराम ने अपने आगे के जीवन में भागवत मेला मंडल के साथ जुड़ाव किया। यह मंडल अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन भागवत मेला मंडल ने महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से रामलिंगम ने राजा को इतना प्रभावित कर दिया कि राजा ने उन्हें अपने दरबार में स्थान देने का निश्चय किया। महाराज कृष्णदेव राय, जो सन 1509 से 1529 तक विजयनगर की राजगद्दी पर विराजमान थे, ने रामलिंगम को अपने दरबार में हास्य कवि और मंत्री सहायक के रूप में शामिल कर लिया। वहां उन्हें तेनालीराम के नाम से जाना जाने लगा। तेनालीराम एक कुशल हास्य कवि होने के साथ साथ ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। राज्य की विकट समस्याओं को सुलझाने में कई बार उन्होंने महाराज कृष्णदेव राय की सहायता की। उनकी बुद्धि, चातुर्य और ज्ञानबोध से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों की सत्यता को लेकर भले ही संदेह किया जा सकता है, पर तेनालीराम की चतुराई और बुद्धिमत्ता पर नहीं। स्वर्ण मूषक पुरस्कार से जुड़ी कहानी तेनालीराम की अनोखी सोच और उनके हास्य के अनमोल गुणों को उजागर करती है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार के सभी सभासदों को विशेष महत्व देते थे, किंतु फिर भी सभासदों को प्रायः ऐसा लगता था कि महाराज तेनालीराम पर अधिक कृपालु हैं और उसे ऐसा मौका दे दिया करते हैं कि वह शेष सभी सभासदों पर भारी पड़ता है। इसलिए आम सभासद ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे जिसमें तेनालीराम का मजाक उड़ाया जा सके। एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की तरह ही राजसभा की कार्यवाही चल रही थी। तभी महाराज ने एक अजीब सी गंध उठती महसूस की। उन्होंने सभासदों से पूछा, क्या आपको कोई दुर्गंध महसूस हो रही है? सभी सभासदों ने बिना सतर्कता से दुर्गंध अनुभव करने की कोशिश की ही कहा, नहीं महाराज। लेकिन तेनालीराम अपने आसपास की हवा को महसूस करता हुआ बोला, हाँ महाराज, ऐसी गंध मरे चूहे के शरीर में सड़न उत्पन्न होने के कारण पैदा होती है। लगता है कहीं आसपास ही कोई चूहा मरा पड़ा है। महाराज ने सेवकों से अविलंब चूहे की खोज करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में एक सेवक ने मरा चूहा ढूंढ निकाला और उसे लेकर महाराज के पास चला आया। महाराज सेवक पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने इसे खोज निकाला,
मगर इसे यहाँ लाने की आवश्यकता क्या थी? कहीं फेंक आते, फिर मुझे आकर सूचना दे देते। मैं इस चूहे का क्या करूंगा? सेवक डर से थर थर कांपने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप चाहें तो चूहा इस दरबार के सबसे विद्वान सभासद तेनालीराम को भेंट कर सकते हैं। आपने उसे तरह तरह के उपहार दिए हैं, आज मरा चूहा ही सही। उस दरबारी की बात पर सभी सभासद ही करने लगे। बोलने वाला सभासद इस दरबार में मस्खरा सभासद माना जाता था, इसलिए महाराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मगर तेनालीराम इस सभासद की बातों में छुपे कटाक्ष से तिलमिला गया और तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, माननीय सभासद, यदि महाराज ने मुझे यह चूहा उपहार में दिया तो मैं इसे आदर के साथ स्वीकार करूंगा। वैसे भी चूहा विकल्पों का प्रतीक है, भगवान गणपति का वाहन ऐसे ही नहीं बन गया है। महाराज तेनालीराम के प्रतिवाद पर मुस्कुरा उठे और बोले, मरे चूहे का तुम क्या करोगे? यदि आपने मुझे यह चूहा भेंट किया तब मैं यह समझूंगा कि आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, और यह परीक्षा देने के लिए मैं इस चूहे से व्यापार करूंगा महाराज। तेनालीराम ने कहा, मरे चूहे से व्यापार? ये तुम कैसे कर सकते हो तेनालीराम? महाराज ने पूछा। महाराज, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग है, कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। मैं इस मरे चूहे को किसी सपेरे को बेच आऊंगा और उससे गुड़ खरीद लूंगा। इन दिनों गर्मी का मौसम है, मैं उस गुड़ को पानी में मिलाकर मीठा पानी बेचूंगा। मीठा पानी बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे चना खरीदूंगा और चना बेचकर, चने से बने पकवान, सत्तू, गुड़, चना आदि बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा और उन पैसों से कोई बड़ा रोजगार आरंभ करूंगा, तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए और सभासदों से कहा, तेनालीराम की यही तर्क बुद्धि उसे तेनालीराम बनाती है। ऐसी तर्क बुद्धि आम इंसान में प्रायः दुर्लभ है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे दरबार में तेनालीराम जैसा बुद्धिमान सभासद है। मैं आज इसके उत्तर से इतना संतुष्ट हूँ कि इसके लिए स्वर्ण मूषक पुरस्कार की घोषणा करता हूँ तथा राज्य के कोषाध्यक्ष को आदेश देता हूँ कि तेनालीराम को पुरस्कृत करने के लिए 5 तोले सोने का चूहा बनवाकर दरबार को यथाशीघ्र सौंपें। महाराज के इस आदेश का पालन हुआ। उस दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को सोने का चूहा पुरस्कार में देकर उसे अपने गले से लगा लिया। तेनालीराम के आलोचकों को महाराज की ओर से दिया गया यह एक करारा जवाब था। दोस्तों, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य का उपयोग करके समाधान निकाला जा सकता है। तेनालीराम की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का एक नया नजरिया भी देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि तेनालीराम की कौन सी कहानी आपकी पसंदीदा है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।